अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज बच्चे जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? ये एक बेसिकली कूलिंग प्रोसेस है जिससे टेम्परेचर कम किया जाता है। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन दो स्टेप पर मुश्तमिल होता है। इसमें दो मरहले होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है उसको हम आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं और जो दूसरा स्टेप है उसको हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इसमें वो एक पैरामैग्नेटिक साल्ट होता है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए यूं है कि आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक साल्ट क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक साल्ट बेसिकली ऐसे साल्ट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स देते हैं। जो पैरामैग्नेटिक साल्ट होते हैं इनकी अपने मैग्नेटिक, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अपने मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनके जो पैरामैग्नेटिक साल्ट के जो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब क्या है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इन पैरामैग्नेटिक साल्ट के ऊपर, तो मैंने जैसे कहा कि दे रिस्पोंड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे विल गिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस किस्म का रिस्पॉन्स होता है? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे पैरामैग्नेटिक साल्ट के, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड नाउ दे गेट themselves properly oriented, get themselves aligned according to the external magnetic field। इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दे विल इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये अपने आप को अलाइंड कर लेंगे विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि जब पैरामैग्नेटिक साल्ट इन नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, जब देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मूवमेंट मॉलिक्यूल विद द मैग्नेटिक मूवमेंट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे में इनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो नाउ दे गेट देमसेल्फ अलाइंड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट वे दे विल रिड्यूस इन द एंट्रोपी। इनकी एंट्रोपी कम हो जाती है जब ये प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो जाते हैं। जब एंट्रोपी कम हो जाती है तो क्या है कि अब इनकी जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब इन्हें कम हीट रिक्वायर्ड होती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हम इस चीज का फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम अपने एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जो कि दो स्टेप पे मुश्तमिल है, आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में अपना एक जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक साल्ट, उसको लेते हैं और उसको अटैच कर देते हैं कोल्ड रेजरवायर के साथ। कोल्ड रेजरवायर का काम क्या होता है? कोल्ड रेजरवायर जब किसी सब्सटेंस, किसी सिस्टम के साथ थर्मल इन कांटेक्ट में आता है तो वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ने, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो जो कोल्ड रेजरवायर है वो उससे एक्स्ट्रा हीट ले लेगा ताकि टेम्परेचर में इजाफा ना हो। और इस तरह उसका अपना कोल्ड रेजरवायर की एक दूसरी खूबी होती है कि ये हीट भी ले लेता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे सिस्टम का, और ये दूसरा अपनी भी हीट, अपना भी टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता, एक खास टेम्परेचर पे फिक्स रहता है। तो यूं हम पहले स्टेप में आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन में क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक सिस्टम लेकर, पैरामैग्नेटिक साल्ट लेकर जो कि हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जो इस पूरे प्रोसेस में इसको इन थर्मली इन कांटेक्ट ले जाते हैं कोल्ड रेजरवायर के साथ और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब जब थर्मल इन कांटेक्ट है कोल्ड रेजरवायर तो इसका मतलब है कि इट इज एन आइसोथर्मल एनवायरनमेंट। तो यूं हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इन एन आइसोथर्मल एनवायरनमेंट। सो दैट प्रोसेस इज दैट स्टेप इज नेम्ड एज आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन। अब इसमें होता क्या है आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन में? इसमें क्या होगा
कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो अभी अप्लाई की है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा पैरामैग्नेटिक साल्ट्स का, इनको प्रॉपर्ली ओरिएंटेड करेगा। जब वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड करेगा तो जो एंट्रोपी है पैरामैग्नेटिक साल्ट की, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस, उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। जब एंट्रोपी कम होगी तो इसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब उसे कम हीट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी बेसिकली इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, डिक्रीज और मेंटेन अ सर्टेन 1 डिग्री टेम्परेचर। तो अब हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है, तो अब इसको कम टेम्परेचर, कम हीट रिक्वायर्ड होगी वही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो कि उसका था। तो लिहाजा इसका टेम्परेचर ना बढ़े मजीद, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है वो रेजर्वायर में चली जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो जो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आफ्टर रिडक्शन इन हीट कैपेसिटी वैल्यू, जो एक्स्ट्रा हीट दैट विल गो टुवर्ड्स कोल्ड रेजर्वायर। अब क्या है, अब रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइंड हो गए, एंट्रोपी कम होगी, हीट कैपेसिटी वैल्यू कम होगी, एक्स्ट्रा हीट जो है वो कोल्ड रेजर्वायर में चलेगी। अब वी हैव अ पैरामैग्नेटिक सिस्टम विद द कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि शुरू में था, लेकिन हीट कंटेंट्स जो हैं अब कम है एज कंपेयर टू द जितने हीट कंटेंट शुरू में थे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। तो यूं आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई, हीट कंटेंट्स कम रहे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सिंक में चलेगी, कोल्ड रेजर्वायर में चलेगी। अच्छा जी, तो यूं ये पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम? दूसरे स्टेप में हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जैसे कि नाम ही से जाहिर है, नंबर 1 कि हम डीमैग्नेटाइजेशन करें, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे, बट इन एडियाबैटिक मैनर। एडियाबैटिक मैनर का मतलब है कि अब हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि ना सिस्टम हीट ले सके ना सिस्टम हीट दे सके। तो यूं इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करने से पहले क्या करेंगे, हम जो कोल्ड रेजर्वायर था, जो थर्मली इन कॉन्टैक्ट था हमारा हमारे वर्किंग सिस्टम से, हमारे वर्किंग सब्सटेंस से, हमारे पैरामैग्नेटिक साल्ट से, हम उस कोल्ड रेजर्वायर को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। Now now our system is totally isolated. Isolated mean no heat can enter to the system, no heat can leave the system. So we have adiabatic environment. So now we will remove external magnetic field. Now there will be no more external magnetic field. So in other words, what we did demagnetization in adiabatic manner. जब हम एडियाबैटिक मैनर में डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि अब जब हमने डीमैग्नेटाइजेशन की, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू गेट टू मेंटेन द molecular magnetic movement in particular direction. Now they will again get themselves randomly oriented. जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो तमाम मॉलिक्यूल्स का दोबारा फिर रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा। रैंडमली ओरिएंटेड होने से क्या होगा, एंट्रोपी दोबारा फिर बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ने से दोबारा हीट कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अब उसे ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी वो एक खास टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो हीट वो पहले खो चुका है इन आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन में, वो हीट अब दोबारा वो नहीं ले सकता, बिकॉज नाउ इट इज isolated, it is an isolated system. No heat can enter or leave the system. It is that our system is no more in thermal contact with any cold reservoir, with any hot reservoir. So the system have to adjust itself with the remaining contents of heat. So now the remaining contents of heat are lower, their heat capacity value is higher, so system have to have with the low temperature. तो इस तरह टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से।
तो लिहाजा जो सेकंड प्रोसेस है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में, इसमें टेम्परेचर में कमी आएगी। तो इसलिए चूंकि सेकंड स्टेप में बेसिकली टेम्परेचर में कमी होती है, तो लिहाजा जो ये पूरा प्रोसेस है इसको एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। The one is the isothermal magnetization and the second one is the adiabatic demagnetization. So in that way, we are able to have reduction in temperature through adiabatic demagnetization. Here our working system is a paramagnetic salt. So adiabatic demagnetization is the most efficient way to cool down the system. So the lowest temperature जो अटेन किया गया है किसी सिस्टम का, ये एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से ही किया गया है। इसमें इसकी टेक्निक में थोड़ी बहुत जिद्दत लाई गई है, इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर किया गया है बाय यूजिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स। एज वी नो दैट द एंटिटी ऑफ द प्रोटॉन जो है, जिनके जो न्यूक्लियस की जो एंटिटीज हैं, दैट चार्ज एंटिटीज दे आर बेसिकली प्रोटॉन्स, इनका साइज जो है वो एक एटम के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो लिहाजा ज्यादा मकदार में जो एंट्रोपी में कमी आती है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू में कमी आती है, तो लिहाजा ज्यादा लो टेम्परेचर की तरफ जाया जा सकता है थ्रू द एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन बाय यूजिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, ये बड़ा इसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें समझने वाली हैं। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन हमारा जो टॉपिक था आज का, रिपीट करता हूँ मैं चीजों को थोड़ा बहुत। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन क्या है? It is a cooling process. Adiabatic demagnetization basically consists of 2 steps. The first one is the isothermal magnetization, and the second one is adiabatic demagnetization. In the working substance, जो पैरामैग्नेटिक साल्ट्स हैं, इसमें पैरामैग्नेटिक साल्ट्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है, पैरामैग्नेटिक साल्ट्स आर दो साल्ट which show they show influence to the external magnetic field. They influenced by the external magnetic field, they give response to the external magnetic field. ये response कैसा होता है? In normal condition पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑल द मॉलिक्यूल get their magnetic moment aligned into with respect to external magnetic field. तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, जब पैरामैग्नेटिक सिस्टम को के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, यानी कि when there is no magnetic field, the entropy of the paramagnetic salt is higher, and when there is a external magnetic field, when the paramagnetic salt is in the presence of external magnetic field, their entropy will be lower. As a result of lowering of entropy, their heat capacity value will be lower. और इनकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू लोअर होने का मतलब ये है कि नाउ दे नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। सो इनका टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, हम पैरामैग्नेटिक साल्ट को ड्यूरिंग द आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन थर्मली इन कांटेक्ट रखते हैं विद द कोल्ड रेजर्वायर। कोल्ड रेजर्वायर जैसा कि मैंने बताया कि उसकी खूबी होती है कि ये जब किसी सिस्टम के साथ अटैच होता है तो उस सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन रखता है बाय टेकिंग आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। तो लिहाजा जब कोल्ड रेजर्वायर यहाँ पे अटैच होगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो कोल्ड रेजर्वायर में चली जाएगी, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो यूं आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन होगी। लेकिन हमारे सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है इसको हम टोटली आइसोलेट कर लेते हैं। तो आइसोलेट करने का मतलब है कि ना हीट अब सिस्टम में एंटर होगी, ना लीव होगी, ना छोड़ेगी, सिस्टम से बाहर जाएगी, यानी कि हम जो कोल्ड रेजर्वायर है उसको रिमूव कर देंगे। देयर विल बी नो कोल्ड रेजर्वायर, देयर विल बी नो हॉट रेजर्वायर इन थर्मल इन कांटेक्ट विद द अर्थ सिस्टम। तो ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट ना एंटर होती है ना बाहर जाती है उससे। तो अब हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे।
तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे इन एडियाबैटिक मैनर, ताकि कोई हीट बाहर ना जा सके, कोई हीट अंदर ना आ सके। तो ऐसे में क्या होगा, जो जब एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे तो अब जो पैरामैग्नेटिक साल्ट है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है अगेन दे विल गेट रैंडमली ओरिएंटेड। इनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब हीट कैपेसिटी की वैल्यू उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन अब इनके पास हीट कंटेंट्स कम है। नाउ दे आर विद लेस हीट कंटेंट्स बिकॉज दे आर already lose their extra amount of energy to the cold reservoir in isothermal magnetization। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो लेस हीट कंटेंट्स जो हैं उसको उसमें रहते हुए अब जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगी, तो इसलिए हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन को एज ए कूलिंग प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बचे इसे ये आज के बारे में था, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में था। ये एक बड़ा ही ट्रिकी सा टॉपिक है, बड़ी इसमें छोटी-छोटी चीजें समझने वाली हैं। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक साल्ट, हाउ द एंट्रोपी रिलेट्स विद द हीट कैपेसिटी वैल्यू एंड एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन क्या है। इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं, आप इसे पढ़ें, देखें, समझें। अगर आपको कुछ मुश्किल है तो फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे पर्सनली ग्रुप पे कोशिश करें, व्हाट्सएप करें, मुझे वॉइस मैसेज भेज दें ताकि मुझे आपकी बात समझने में आसानी हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से मैं उनका जवाब दे सकूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।